Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Javeed Shahid, and the topic which we are going to discuss today is trigeminal neuralgia. ट्राइजेमिनल neuralgia को डिस्कस बाद में करते हैं. पहले हम सिंपल फेशियल पेन देखते हैं कि फेशियल पेन के अंदर जो हमारा फेस है उसके किसी भी पार्ट में पेन पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है. वो माउथ में हो सकती है, वो आइज में हो सकती है, वो चीक से साइड्स पे और कहीं पे भी पेन जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है. लेकिन इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं. हर पेन ट्राइजेमिनल neuralgia की वजह से नहीं होगी, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी. जैसे हेडेक की वजह से अगर फेस जो है वो पेन कर रहा है तो उसकी वेरियस रीजंस होंगी, या हमारे पास जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में चीज़ें आती हैं जो ट्राइजेमिनल neuralgia से आप डिफरेंशिएट करते हैं. तो ये है कि क्लस्टर हेडेक, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर है वो आ सकता है, डेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, साइनस हेडेक आ सकती है, फिर ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, या पोस्ट हेपेटिक न्यूरालगिया भी एक्सपीरियंस कर सकता है पेशेंट. सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है. लेकिन जो हमारे पास अना है वो हमें ट्यूमर्स और जितनी लेजन्स वगैरह वो बता देता है. अगर हम हाई डेफिनेशन एमआरआई यूज़ करें तो वो स्मॉल वेसल्स में अगर कंप्रेशन आ रहा है तो वो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है. तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अदर थिंग्स. फेशियल पेन के डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं जो मैंने अभी आपको बता दिया. ट्राइजेमिनल न्यूरालगिया पे आते हैं कि ट्राइजेमिनल नर्व हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है जो कि हमारे फेस को सप्लाई कर रही होती है. इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं, ऑप्थेल्मिक, मैंडिबुलर एंड इसके अलावा मैक्सिलरी. ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर. जो हमारे पास ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है ये सरफेस ऑफ आईबॉल, सुपीरियर नेजल म्यूकोसा, फ्रंटल एंड एथमॉइड साइनस को सप्लाई करती है. जो मैक्सिलरी ब्रांच है ये मिडल फेस को, इंफीरियर नेजल म्यूकोसा, मैक्सिलरी साइनस, सिर्फ मैक्सिलरी साइनस तक ही ये सप्लाई करती है. जो मैंडिबुलर ब्रांच है ये पैलेट और अपर टीथ वगैरह को सप्लाई करती है और लोअर पार्ट ऑफ द फेस को. कॉजेज ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरालगिया में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम देखते हैं आगे. इसके वेरियस कॉजेज हो सकते हैं, जैसे जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ना इसकी 3 मेन जो सप्लाई है वो ऐसे ऐसे यहाँ सप्लाई कर रही है. अगर यहाँ पे कहीं पे कोई मसला आ रहा है, कहीं पे कंप्रेशन आ रहा है तो वो पार्ट ऑफ द फेस जो है वो जो पेन एक्सपीरियंस करेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसका काम ये है कि इससे सेंसेशन हमारे फेस से ब्रेन तक लेके जानी है और ब्रेन से वापस फेस तक आनी है. अब यही अगर जो हमारे पास सेंसेशन है वो ठीक तरह से पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ सेंसेटरी कंट्रोल जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली जो पेशेंट है वो पेन एक्सपीरियंस करेगा, उसे डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी और बेसिकली मैल फंक्शन हो जाएगा. कॉजेज ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरालगिया के अंदर हमारे पास अबनॉर्मली पोजीशन्ड आर्टरी आ रही है जो कि कंप्रेस कर रही है ट्राइजेमिनल नर्व को. इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्टैबिंग पेन आ रहे हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ द फेस. यंगर पीपल के अंदर जो ट्राइजेमिनल न्यूरालगिया है वो नर्व डैमेज की वजह से हो सकता है, लेकिन ड्यू टू द मल्टीपल स्क्लेरोसिस का आप सबको पता होगा कि ये भी एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर होता है और ये बहुत स्वेयर होता है और यूजुअली जेनेटिक में आता है. रियली ट्राइजेमिनल न्यूरालगिया results from the damage to the compression by a tumor या abnormal connection between the arteries and the veins, जिसे हम atriovenous malfunction कहते हैं. एट्रियोवेनस malfunction को अगर आप डिस्कस करें तो इसके अंदर ये है कि हमारी जो आर्टरीज है नॉर्मली ऐसे हैं लेकिन इनका गुच्छा बन जाता है. जब इनका गुच्छा बन जाता है लाइक दे नॉर्मली टैंगल अराउंड ईच अदर, तो फिर जो सर्कुलेशन है वो ठीक तरह से पॉसिबल नहीं होती. अगर सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं हो रही इट मीन्स के ब्लड फ्लो ठीक नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे और जो सारा एक्सचेंज है वो ठीक तरह से प्रॉपर नहीं है, तो अल्टीमेटली जो सारा मसला है वो क्रिएट हो जाएगा. जो हमारी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड लेके जाती हैं बैक टू द लंग्स एंड द हार्ट, और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती हैं टू द हार्ट एंड द ब्रेन. तो अल्टीमेटली सारा जब बैलेंस में मसला आएगा तो जो पेशेंट है उसको वो पेन एक्सपीरियंस करेगा, सेंसरी लॉस वगैरह एक्सपीरियंस करेगा. यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालगिया में जो इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं या कह लें कि क्लासिफिकेशन है वो एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास TN1 और TN2 जो ट्राइजेमिनल न्यूरालगिया है वो होता है. जो TN1 है वो इडियोपैथिक होता है, इसके अंदर शार्प शूटिंग इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन आती है और एपिसोडिक पेन आती है. जो TN2 है इसके अंदर एकिंग, थ्रॉपिंग या बर्निंग पेन आती है और इसके अंदर जो है वो कांस्टेंट पेन होती है. इसके अंदर जो पेन फ्री पीरियड है ना वो कम हो जाता है. जब पेन फ्री पीरियड कम हो जाता है तो इट मीन्स के जो पेन का अटैक है वो ज़्यादा देर तक चलता रहता है. लेकिन जो हमारे पास है TN1 ये जो हमारे पास एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स होते हैं जैसे कि कार्बामेज़ेपिन, ऑक्सीकार्बाजीन, फेनिटोइन, और इन ड्रग्स से ना ये जो
डिसऑर्डर है ये ट्रीट हो सकता है। इनसे इसमें फ़र्क आता है। एक ये आप डिफरेंस नोट कर लें कि जो TN1 है वो कार्बामेज़ेपिन, ऑक्सीकार्बाज़ीन और ऑक्सीकार्बाज़ेपिन और फेनिटोइन जैसे ड्रग्स के साथ, जिसे हम एंटी कन्वलेसेंट ड्रग्स भी कह रहे हैं, तो उसके साथ ठीक होता है। लेकिन जो TN2 है ये हमारे पास ओपियोइड्स ड्रग से ठीक हो सकता है, मसल रिलैक्सेंट्स और बोटॉक्स इंजेक्शंस वगैरह से जो मसला है वो ठीक होता है। जो हमारे पास ट्राइजेमिनल न्यूरोपैथिक पेन है, इसके अंदर अनइंटेंशनल फेशियल ट्रॉमा आ सकता है जिसकी वजह से पेन आ सकती है। और फिर हमारे पास डिफरेंट जो सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह है उसकी वजह से जो पेन आ सकती है वो हमारे पास ट्राइजेमिनल डीएफ्रिस्ट्रेशन पेन आ सकती है। जो सिम्टोमेटिक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्गिया है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ सकता है, और पोस्ट हेपेटिक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्गिया के अंदर हमारे पास फेशियल हर्ब्स जोस्टर की वजह से पेन आ सकती है। फेशियल हर्ब्स जोस्टर होता है कि जब फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो एक्नी है वो हो जाती है और फिर वो इन्फेक्शन और वो सब चीज़ें चलती है, तो उसकी वजह से भी पेन आ सकता है। उसको हम पोस्ट हेपेटिक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्गिया कह रहे हैं। अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से है तो वो सिम्टोमेटिक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्गिया है। एटिपिकल फेशियल पेन में हमारे पास सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर आ सकता है, पेन डिसऑर्डर आ सकता है। तो ये वो क्लासिफिकेशन थी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्गिया की जो कि एग्जिस्ट करती है, जिसको हम TN1, TN2 न्यूरोपैथिक पेन और फिर सिम्टोमेटिक और पोस्ट हेपेटिक पेन वगैरह में डिफ्रेंशिएट करते हैं। और मेन जो डिफरेंस आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि TN1 को आप किन ड्रग से ठीक कर सकते हैं और TN2 को आप ओपियाइड्स वगैरह से ठीक कर सकते हैं। अब एट्रियोवेनस मैलफंक्शन का मैंने आपको बताया था। जो एट्रियोवेनस मैलफॉर्मेशन है इसके अंदर इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटी सीजर ड्रग्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, बैक्लोफेन, या हमारे पास सिम्टम्स रिलीव करने के लिए सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्गिया के अंदर आप एंटी सीजर ड्रग्स यूज करते हैं या लास्ट ऑप्शंस में आप सर्जरी प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो पेन के जो अटैक्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्वेयर और रिकरेंट होते हैं और टिपिकल जो एनाल्जेसिक्स हैं वो इसके लिए काम नहीं करती, इसलिए हमारे जो सर्जरी है वो प्रेफर की जाती है। जो एंटी सीजर ड्रग जो कार्बामेज़ेपिन है वो यूजुअली पहले प्रेफर किया जाता है। बाकी ऑक्सीकार्बाजीन, गाबापेंटिनिन और फेनिटोइन वगैरह ये ड्रग्स मैंने आपको बताया TN1 के ट्रीटमेंट डिसऑर्डर के लिए, ये ड्रग्स बाद में प्रेफर किए जाते हैं। अगर कार्बामेज़ेपिन इनफेक्टिव है या इनटॉलरेबल साइड इफेक्ट्स हैं तो आप बाद में बाकी जो ड्रग्स हैं वो प्रेफर करेंगे। बैक्लोफेन एक ड्रग है जो कि यूज़ होता है मसल स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए, और एमिट्राइपिटानिन एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जो इंस्टेड ऑफ इट यूज़ किया जा सकता है। अगर उसके भी इनटॉलरेबल साइड इफेक्ट्स है तो अनदर ट्राइसाइक्लिक, जिसको हम कोई भी ट्राइसाइक्लिक हो सकता है, वो प्रेफर करेंगे। एंटी डिप्रेसेंट्स भी ट्राई किए जा सकते हैं। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो फिर लास्ट रिजॉर्ट सर्जरी बचता है। अगर हमारे पास अब नॉर्मल पोजीशन आर्टरी आ रही है तो जो सर्जन है वो आर्टरी और नर्व को सेपरेट कर देता है, उनके दरमियान में एक स्मॉल स्पॉन्ज प्लेस करके, तो इसको हम वस्कुलर डिकम्प्रेशन कह रहे हैं। यानी आपने आर्टरी और नर्व के दरमियान में एक छोटा सा स्पॉन्ज प्लेस कर दिया तो हमारी जो आर्टरी है उसके ऊपर जो नर्व है उसके ऊपर कंप्रेशन नहीं हो रहा, तो इट मीन्स हम इसे वस्कुलर डिकम्प्रेशन का नाम दे रहे हैं क्योंकि कंप्रेशन नहीं पड़ रहा नर्व के ऊपर किसी भी आर्टरी की वजह से। ठीक है, तो ये काफ़ी सालों तक जो पेन है वो नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी। If the cause is tumor, then obviously it needs to be removed. If people have pain unrelieved by drugs, जो surgery seems too risky, a test can be done to detect whether other जो procedures would help or not. For the rest of it, an anesthetic drug is injected into the nerve to temporarily block its function. ठीक है? If the injection relieves the pain, disrupting the nerve, it may relieve the pain sometimes permanently. Basically बात ये है कि जो anesthetic injection है आपने वो नर्व के अंदर लगाया, वो टेम्परेरी पेन ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो इट मीन्स कि अगर आप नर्व को कट कर देंगे तो जो परमानेंट पेन है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इसके फर्दर दोबारा जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी आएंगे। जैसे आप नर्व को कट कर रहे हैं तो जो सेंसेशंस वगैरह वो भी लॉस होंगी। अब जो नर्व को कट करने के भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सिंपली ऐसे कट कर दिया। इसके अंदर नर्व को सर्जिकली कट किया जाता है, या आप रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब के साथ कट कर सकते हैं, या गामा नाइफ के साथ, या नर्व को कंप्रेस किया जा सकता है बलून के साथ, या नर्व को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बाय अ ड्रग सच एज ग्लिसरोल, या फेशियल। अच्छा, मैं कह रही थी कि अगर आप नर्व को कट करें तो डेफिनेटली
आप सबको पता है कि हमारे पास जो मसले हैं वो तो आएंगे ही, क्योंकि जो पेन है वो पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है और उसके अंदर जो नर्व है उसको कट करने की वजह से जो मसले आएंगे वो पेशेंट को एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। अब जो ग्लिसरॉल इंजेक्शन जो है वो ट्रांसजर्मिनल नर्व के जो एक्सॉन्स और माइलिन शीट है उसको डैमेज कर देता है। अब जो गामा नाइफ है वो